नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, एडिटर फॉरेन अफेयर्स। सौरभ कुमार शाही भी हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे गजा की, आज हम बात करेंगे इजराइल की, और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि अपनी स्वार्थ के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने ये राजनीतिक दलों के संदर्भ में हिंदुस्तान में तो देखा है। राजनीतिक दल अपना मकसद या अपना स्वार्थ सिधाने के लिए कैसे कम्युनिटीज डिवाइड कर देते हैं, कैसे भड़काऊ भाषण दे देते हैं ताकि स्थिति सामान्य ना हो और माहौल उबलता रहे। लेकिन अगर यही चीज देश के संदर्भ में हो तो ये इजराइल और गजा की लड़ाई पर बखूबी फिट बैठता है कि क्या इजराइल अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुद सीज फायर वायलेट करता है और खुद चाहता ही नहीं है कि शांति हो, क्योंकि अगर शांति हो जाएगी तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि अब मैं आगे क्या करूं। इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए शाही साहब आज हमारे साथ हैं। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा पहले तो दर्शकों के लिए आप इन अ नटशेल बता दें कि पिछले कुछ दिनों में खास तौर से ऑन द फ्रंट ऑफ सीज फायर, युद्ध विराम को लेकर के क्या हुआ है। जी संकेत, जैसा हमारे दर्शक जानते भी हैं कि अभी पिछले एक हफ्ते से इजराइल ने जो एक अभी 2 महीने पहले यानी जो एक सीज फायर डील साइन की थी गजा में अमेरिका की मध्यस्थता से, उसमें कतर भी था, उसमें इजिप्ट भी था, वो लोग उसमें मीडिएशन कर रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने सीज फायर डील शामिल की उसको उसने तोड़ दिया है और वापस से वो वहाँ पे हमला करने लगा है, जिसमें जब से ये सीज फायर डील उसने तोड़ी है तब से लेके अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज सोमवार को, तब तक में तकरीबन 850 लोग के आसपास मारे जा चुके हैं। गजा में लोग 850 मारे जा चुके हैं। ये इतना ब्रेज़न जिसको कह सकते हैं वायलेशन ऑफ सीज़ फायर है, वायलेशन ऑफ ये है कि जो वेस्टर्न मीडिया जो नॉर्मली जिसको आप वाकिफ़ ही हैं कि इज़राइल वाले पॉलिसी पे उनका क्या जो है वो वक्तव्य रहता है या क्या वो किस तरह की हेडलाइंस वो लगाते हैं, उनको भी नागवार गुज़रा है। और आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हेडलाइन है जो उन्होंने अभी लगाई है, आज सुबह की एक्चुअली जो हेडलाइन है न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो वो आप देख सकते हैं कि इसमें वो स्लाइड क्लियरली नंबर कह 1 रहे हैं। चलाएं, पीसीआर से कहूंगा। हाँ, शाही साहब, स्लाइड नंबर 1 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें आप जी। देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज ली गई है बहुत डायरेक्ट ली गई है। और इनफैक्ट बहुत मतलब मैंने आज तक अपने करियर में, खैर उससे पहले भी लोगों ने नहीं देखा है कि इतना डायरेक्टली जो है वो एक्टिव वॉइस में वेस्टर्न मीडिया जो है इजराइल को एक्यूज कर रही है। जो हम लोग आज तक बात करते रहे द टिरेनी ऑफ पैसिव वॉइस और उसकी जो हम बात करते रहे, हालांकि इसमें भी कई जगह वो करते हैं लेकिन एटलीस्ट दो चार जगह, क्योंकि अब इनके पास कुछ कहने के लिए कोई बहाना देने के लिए बचा नहीं है। एक डील थी, डील को साइन किया गया, अमेरिका उसमें मीडिएशन किया अमेरिका ने, और उस डील को अब इजराइल तोड़ रहा है और उसमें अमेरिका की भागीदारी के साथ वो तोड़ रहा है। कि जो हम सब जानते हैं कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो एक जो जूइश लॉबी है वहां पे उसके कंट्रोल में होती है, तो उसके मकसद को सेटिस्फाई करने के लिए इस यानी ये जो डील का वायलेशन सीज फायर का हुआ है, ब्रेजन वायलेशन है, उसको अमेरिका यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो अभी कुछ लोग ये भी दर्शक इनफैक्ट दूसरे वीडियोस के उसमें पूछ रहे थे कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि कोई स्ट्रेटेजिक गेन इससे मिलने वाला नहीं है। तो जैसा आपने इशारा किया प्रोग्राम के शुरू में कि नेतन्याहू अपने यानी सर्वाइवल के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, और हालांकि अब पॉलिटिकल से ज्यादा यानी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी जो सर्वाइवल है, उसके लिए नेतन्याहू किसी हद तक जाने को तैयार है। अब वो इजरायली जो कौम है उसकी मानसिकता को भी समझते हैं। वो जानते हैं कि इनको क्या चीज चाहिए और ये इनकी जो जहनियत है वो क्या है। इनफैक्ट अगर 8 नंबर स्लाइड चलाई जाए, कई इजरायली एनालिस्ट इस बात को अभी पिछले 5-6 दिनों से वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ये समझता है, देखिए हेडलाइन है ये, हमने नहीं कही, ये इजरायली एक्टिविस्ट है वो कह रहे हैं, नेतन्याहू इज बेटिंग ऑन हिज ब्रुटैलिटी इन गाजा टू गेन पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट उसको आवाम की तभी मिलेगी जब वो जितना ब्रूटल होंगे, यानी जितना वो जो जनसंहार करेंगे, लोग उनको उतना गले लगाएंगे। तो अभी हो ये रहा है कि हमारे दर्शक जानते हैं कि इसराइल में भी वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, जो ग्रेट ब्रिटेन का सिस्टम है, जो दुनिया के तमाम उन जगहों पे जहां ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा रहा है, जहां जो कॉलोनियल आउटपोस्ट रही है ग्रेट ब्रिटेन की, वहां पे वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो है मोर और लेस लागू रहा है।
चूंकि उनमें से सर्वाइविंग कॉलोनियल आउटपोस्ट में अब सिर्फ एक इजराइल ही बचा है, तो वहां भी वो वेस्टमिंस्टर सिस्टम लागू आपको नजर आएगी। अब उसमें क्या होता है कि कैबिनेट बनती है, कोalition गवर्नमेंट है। हमारे दर्शक जानते हैं कि जो अल्ट्रा राइट सेटलमेंट की जो पार्टियां थी, जिसमें इतमार बिन गवीर थे, स्मोट्रिच थे, तमाम लोग थे जिन्होंने अपने यानी सपोर्ट जो है इस गवर्नमेंट से विड्रॉ कर ली थी। लेकिन यहाँ इसराइल में ये होता है कि जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पेश किया जाता है तो सरकार चलती रहती है, इवन इफ कि कैबिनेट से सपोर्ट जो है वापस ले लिया है एलआई ने। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, बाकी सब जगहों पे भी, कि अगर बिल प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट में और वो बिल अगर पेश की गई और वो बिल डिफीट हो जाती है, तो माना जाता है कि सरकार जो है वो गिर गई, यानी सरकार के पास जो है वो बहुमत नहीं मानी जाती है। तो अब 31 तारीख से पहले इसराइल को अपना बजट जो है वो बिल पास कराना है। बजट बिल जो है वो उसकी वही इंपॉर्टेंस होती है जो डिवीजन ऑफ वोट जैसे होता है नो कॉन्फिडेंस के लिए, दोनों का बराबर वैल्यू होता है। तो अब नेतन्याहू को ये लगा कि अगर ये बिल 31 को पहले पास नहीं हुई तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी और इन पे जो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं और तमाम, अब तो और चार्जेस लग गए हैं, तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो अल्ट्रा राइट पार्टी है, स्मोट्रिच है और इतमार बिन गवीर है, जिनको ये पहले से एश्योर कर रहे थे कि तुम रुको ना, हम तो सीज फायर को नहीं मानेंगे। हम बार बार अपने दर्शकों को वक्तव्य भी सुनाते रहे कि कैसे ये जो बैड फेथ में इसराइल जो है आता है, तो उनको खुश करने के लिए अब ये देखा जा रहा है कि इन्होंने ये सीज फायर वायलेशन किया है और लगातार लोगों को अब वापस से हमला ये जगह पे कर रहे हैं। और जैसा कि अंदेशा था कि ऐसा करते ही इतमार बिन गवीर और स्मोट्रिच दोनों की पार्टी जो है वो वापस कोalition में आ गई है। तो मोटा मोटी यहाँ पे जो एक लब्बो-लुबाब है अभी क्या चल रहा है उस गजा में, वो ये। मतलब अपनी राजनीति बचाने के लिए और सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक ऐसा उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में कि मैं बना रहूं, मेरा वर्चस्व बना रहे, इस चक्कर में आप जंग जारी रखना चाहते हैं, आप कोई भी सीज फायर नहीं ऑनर करना चाहते हैं। ये चीज यहां पर इस बात से निकल करके आ रही है। इसराइल के अंदर उनको किस तरीके का फायदा मिल रहा है राजनीतिक रूप से, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो गठजोड़ से सरकार चलाते रहने वाली बात हो गई। शाही साहब, वहां के लोगों में स्पेशली अब कुछ ऐसे वीडियोस आए जब वहां पर इसराइल के अंदर भी कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट इसराइल्स एक्शंस। मैं चाहूंगा अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं। अभी जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये दो प्रोटेस्ट हैं एक साथ जो मर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी दोनों प्रोटेस्ट में इसमें एक ओवरलैप भी है। कई लोग ऐसे हैं जो इन दोनों प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 में नहीं कर रहे, कुछ है जो 2 में कर रहे हैं, 1 में नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ओवरलैप आपको नजर आता हुआ सड़कों पे दिख रहा है जो बड़ी तादाद में इजरायली निकलता है। तो जो छोटा प्रोटेस्ट है वो तो गजा सीज फायर को लेके है। वो इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसराइल में कोई बहुत बड़ा तबका, जो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि वो कोई पीस के हक में है। करीब 73% जो अभी लेटेस्ट पोल हुई है उसमें 73% इजरायली सिटीजन ये कहते हैं कि गजा पे और वेस्ट बैंक पे कंप्लीट कब्जा हो जाना चाहिए और जेनोसाइड होना चाहिए, यानी इन लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, इतनी क्लिनजिंग है। यहाँ पे ये बात ना भूलें, 73 का मतलब ये नहीं है कि 27% यहूदी जो है वो सीज फायर के हक में है। बार बार मैं याद दिलाता हूँ दर्शकों को कि 20% इसराइल की पॉपुलेशन अरबों की है, यानी अगर आप 20 माइनस कर देंगे तो 80 में से 73, यानी सिर्फ 7% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो पीस के हक में है। लेकिन ये सीज फायर के तोड़ने का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ हॉस्टेजेस जो हमास के पास हैं और इनको ये डर लग रहा है कि वो हॉस्टेजेस जो है वो मारे ना जाएं, जैसे पिछले हॉस्टेजेस मारे गए थे अटैक में, इजरायली अटैक। तो वो इस कारण से वो प्रोटेस्ट हो रही है। लेकिन जो एक बड़ी प्रोटेस्ट आपको नजर आ रही है वो बेसिकली एक सिग्नल है कि इसराइल के जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो अब बॉइल पे आ रहे हैं, जो हमने कई बार पिछले एपिसोड में इन पे बात की है कि जो अल्ट्रा राइट तबका है इसराइल का, जो रिलीजियस यहूदियों का तबका है, वो इसराइल को किस तरह से देखता है, उसके मुस्तकबिल को किस तरह से देखता है। और जो ये सेकुलर जूज है, हालांकि ये भी कोई जैसा मैंने बार बार कहा कि ब्रुटैलिटी में ये उनसे कोई पीछे नहीं है, ये भगवान को नहीं मानते पर ये मानते हैं कि भगवान ने इनको इसराइल की जमीन दी है। तो ये जो सेकुलर खेमा था वहां का इसराइली जूज का, जो आज तक इसराइल को चलाता रहा है, जो इसराइली सोसाइटी में पिरामिड में ऊपर की तरफ है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और जो अल्ट्रा राइट जू, जो धार्मिक जू हैं, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अपना ये पॉलिटिकल वर्चस्व जो है वो खोता हुआ
देख रहे हैं, और उसको लेके एक जो फिसर जो इजरायली सोसाइटी में है वो बॉयल पे आ गई, यानी उस पर लड़ाई करी। तो ऐसा अभी क्या हुआ है इस हफ्ते में जिसको लेके ये प्रोटेस्ट जो अभी तक हल्के फुल्के चल रही थी, वो हजारों की तादाद में लोग आ गए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। जैसे अपने यहाँ भारत में आईबी होती है, इंटरनल ब्यूरो होती है, उसी तरह से वहां पे इसराइल में एक चीज होती है जिसको एसबी कहते हैं, सिक्योरिटी ब्यूरो कहते हैं। अब सिक्योरिटी ब्यूरो जो है उसको अगर आप हिब्रू जबान में लिखते हैं तो एस जो है वो वही है जो हमारे यहाँ उर्दू में भी सेम लेटर यूज होता है, जिसको हम यहाँ शीन कहते हैं, वहां उसको शिन कहते हैं। और जो हम ब को बे कहते हैं उर्दू में, वो वहां पे हो जाती है बेत। तो ये जो हम बार बार शिन बेत जो हमारे दर्शक वर्ड सुनते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि शिन बेत कोई शब्द नहीं है, एब्रीविएशन है। एसबी, सिक्योरिटी ब्यूरो। इसराइल का शिन बेत यानी एसबी वही काम करता है जो इंडिया का आईबी करता है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी का दारोमदार जिम्मेदारी जो है उनके यहाँ हो। अब जो इजरायली शिन बेत चीफ है, वो जो अभी चीफ है, वो 2021 से इसके चीफ है, और ये जो करप्शन के तमाम चार्जेस जो हैं वो नेतन्याहू पे लगे हुए हैं, उसकी वो वही लीड कर रहा है। इनफैक्ट हमारे स्क्रीन पे जो आप एक एक्सप्लेनर देख रहे हैं, वो गार्डियन न्यूज़पेपर का, हमारे दर्शक उसको पढ़ सकते हैं, जूम उसको फुल स्क्रीन भी कर दिया जाता है। तो अगर आप देखें कि इनके जांच से नेतन्याहू पे प्रेशर है। नेतन्याहू को इम्यूनिटी इसलिए मिली हुई कि वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जैसे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे उन पे वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो पहले तो नेतन्याहू ने ये कोशिश की कि जुडिशियल कू कर दें, जो कोर्ट है उसका ही प्रारूप इस तरह से बदल दें कि उनको कुछ ना हो। हालांकि उसमें वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे। अब उन्होंने ये कोशिश की है, पिछले हफ्ते ये पता चला कि नेतन्याहू के जो एड हैं, यानी उनके जो राइट हैंड लोग हैं, वो कतर से घूस का पैसा ले रहे थे, यानी उससे पैसा लेके कतर के कुछ हक में काम कर रहे थे। ये चीज जो है, ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया है, क्योंकि ये सीधा सीधा ट्रीजन का मामला बनता है। ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं बनता, ये ट्रीजन का मामला बनता है, क्योंकि कतर ने इसराइल को नहीं कर रखा है, ना इसराइल ने कतर को रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन मुल्क मानते हैं। तो दुश्मन मुल्क से पैसा लेना, यानी आपके चीफ एड जो है वो पैसा ले रहे हैं, तो ये ट्रीजन का मामला बनता है। उसकी जांच अभी पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते से हो रही थी। इससे डर के नेतन्याहू ने क्या किया है कि सिंबेत चीफ को ही डिसमिस कर दिया। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल जो है उस पर रोक लगा दी है, कंप्लीटली रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहती है कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर जो खुद शिनबेत के जांच का हिस्सा हो, यानी जांच के अंदर आता हो, क्या उसको ये इख्तियार है कि वो शिनबेत चीफ को हटा सकता है। तो इसलिए वो चीज अभी जो है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दी गई है, जब तक कि उस पर डिटेल्ड जो है वो जस्टिस जो है बात नहीं करेंगे। और उसका क्या रिजल्ट आता है, दैट विल डिसाइड कि आगे इसराइल का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसकी जो मुस्तकबिल है वो क्या रहने वाली है। अब शाही साहब मुझे ये बताइए, हम लोगों ने एक एपिसोड किया था अभी कुछ समय पहले, और उसमें हमने प्रारूप बताया था उस पीस डील का कि वो किस तरीके से होगा, इजराइल क्या क्या करेगा, हॉस्टेजेस कैसे रिलीज होंगे, किस अनुपात में होंगे, करेक्ट? तो मुझे ये बताइए कि अगर उसके जो बेसिक चीज है कि शांति हो, सीज फायर हो, यानी कि कोई बम गोला ना चले, अगर वही चीज पूरी नहीं हो रही है, तो फिर बाकी पीस डील की जो शर्तें हैं वो कैसे पूरी होंगी? जी जी, हमारे स्क्रीन पे एक मैप है, प्लीज उसको चलाया जाए। जो फर्स्ट फेज था डील का, उसमें बड़ा क्लियर ये बोला गया था कि जो आपके हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे, उसके बदले में जो फिलिस्तीनी हॉस्टेजेस हैं इजरायली जेल में, उनको छोड़ा जाएगा। वो मोटा मोटी कंप्लीट हुआ, लेकिन लास्ट राउंड के कुछ 200 लोगों को इजराइल ने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये जो डील बार बार हुई है उसमें इस तरह से होती है कि पहले हमास को छोड़ना होता है, इजरायली बाद में छोड़ते हैं, तो उनके पास ये मौका होता है कि वो मुकर जाए। लेकिन जो रसद और तमाम चीजें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और ये सब चीजें जो जाने का था, उस पर कंप्लीट वायलेशन जो है वो इजराइल ने किया। बार बार जो है वो हमास ये कहता रहा कि डील का वायलेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन दुनिया अपने आप, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अपने उसमें मसरूफ रही, यानी वो उसको नहीं सुनती रही।
अब बारी आई सेकंड फेज की। सेकंड फेज से पहले इसराइल को कंप्लीट विड्रॉल कर लेना था गजा के अंदर से, जो इसराइल ने नहीं किया, जिसके कारण सीज फायर डील टूटी। अमेरिका एज यूजुअल बैड फेथ एक्टर है। उसने कही कि एक हम यानी अपने डील के अलावा कहे कि हम एक ब्रिज डील बनाने की कोशिश करते हैं। हमास ने कहा कि इस तरह की कोई डील नहीं होगी, जो डील आपने साइन की है, जिस डील के आप गारंटर बने, उस डील को पूरा कीजिए, कोई नया डील जो है अब इस पर नहीं होगा। इसराइल ये चाहता था कि वो गजा से ना हटे और जो बाकी बचे हुए उसके हॉस्टेजेस है उसको छोड़ दिया जाए, जिसके लिए जो है वो हमास तैयार नहीं हुआ। और वो हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो यानी राइट के आपके जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां से उनको विड्रॉ करने थे, उन जगहों से उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। ये रीजन था कि जिसके कारण सीज फायर डील जो है कोलैप्स हुआ। हालांकि अभी तक जो है वो हमास की तरफ से वहां बातचीत हो रही है, कुछ चीजें हो रही है। ये प्रेशर टैक्टिक की तरह भी इसराइल यूज कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को ये लगता है कि 31 तक अगर हम सरवाइव कर गए तो फिर उसके बाद तो अगर वो फिर से विड्रॉ भी कर ले तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब तक हमें किसी तरह ये कत्लेआम जो है, ये नरसंहार जो है वो जारी रखना है। तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अमेरिका अपनी तरफ से उसको ये लगता है कि जो ये जो रीजनल अलायंस है जो यानी फिलिस्तीन के हक में है, वो कमजोर है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लगातार पिछले 7 दिनों से वो यमन पे हमले कर रहा है, जबकि जो हुतीज है उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि अगर सीज फायर हो जाएगा तो हम जो है वो उस चीज को हटा देंगे। उन्होंने उस चीज को हटा भी दिया था, लेकिन सीज फायर वापस तोड़ने से पहले ही अमेरिका भी उस पर हमला करने लगा। अमेरिका को ये लगता है कि वो वहां पे हुतीज को खत्म कर सकता है। ये बहुत बड़ी भूल है। हुतीज की एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं और उनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप हिजबुल्लाह को एलिमिनेट नहीं कर पाए, जिस तरह से आप हमास को एलिमिनेट नहीं कर पाए, उसी तरह से हुतीज को भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये वाइडर कॉन्फ़िगरेशन में वापस से हो रहा है, क्योंकि अब हुतीज वापस से उन्होंने सीज लगानी शुरू कर दी है इजरायली शिप पे। साथ ही जो अमेरिका जा रही है शिप, उस पर भी लगा रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि इसको हम ऊपर करें, वॉर को और फर्दर एक्सपेंड करें। तो अभी तक एक एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप जो उसके साथ होती है, स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है और उसके साथ तमाम जो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स और सबमरीन्स होती हैं, उसको एक स्ट्राइक ग्रुप कहा जाता है। ऑलरेडी एक स्ट्राइक ग्रुप वहां पे थी जो काबू नहीं पा पाती थी हुतीज के ऊपर में। अमेरिका अब दूसरा स्ट्राइक ग्रुप भी वहां भेज रहा है, यानी वो वाइडर कॉन्फ़िगरेशन में वहां पर भी यमन में उसको फैलने की स्थिति दिख रही है। तो मौजूदा स्थिति में यही है कि 31 तक तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लेटअप होने की कोई उम्मीद है। उसके बाद आगे क्या होता है, किस तरह की मुज़ाकरात हुई है, बैकग्राउंड में क्या बातें चल रही हैं, क्या वो जो ब्रिज डील की बात हो रही है उसके लिए कोई अग्री करेगा या नहीं करेगा, या जो फॉर्मल डील है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होगी। तो ये तमाम चीजें अभी जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में अप इन द एयर है। तो वो अप इन द एयर है। जैसे जैसे उस पर क्लैरिटी आएगी हम अपने दर्शकों के लिए और उसके बारे में तमाम वीडियोज लेते हैं। शाही साहब, मुझे बताइए इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये शांति समझौता ना हो पाए, मटेरियलाइज ना हो? क्योंकि अब अगर जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो अपना अपना बेस्ट इसमें से क्या निकाल लें, ये वो वाली रणनीति है। लेकिन इसके बेस में ये तो परिस्थितियां हमेशा ही रहेंगी और वॉलेटाइल सिचुएशन है। इजराइल को मालूम है और खासतौर से नेतन्याहू को मालूम है कि शांति को आप कभी भी भंग करके अपना राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, जो वो एग्जैक्टली कर रहे हैं यहां पर, जिसके बारे में हमने बात की। तोड़ दिया गाजा सीज फायर। तो ये परिस्थितियां तो हमेशा ही बनी रहेंगी वहां पर। फिर कैसे बनेगी शांति? एग्जैक्टली जब सीज फायर हुआ भी था तो वो इसलिए मुमकिन हुआ कि फॉर द टाइम बीइंग जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसने प्रेशर डाला, जो जिस पर हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था कि उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट दिया नेतन्याहू को। नेतन्याहू तैयार। अब मसला ये है कि ट्रंप का जो प्लान था कि वो गाजा को एथनिक क्लीन कर सकते हैं सीज फायर के बाद, वो प्लान जो है उनका सफल नहीं हुआ। जो जिस तरह से एक अरब लीग ने अपना अल्टरनेट प्लान बताया, तो वो जो उनकी ख्वाहिश थी कि गजा में जो है वो होटल बन जाए और वो रेवड़ा बना के वो उसको बेचें, जो बनिए वाली मानसिकता, तो वो चीज जो है वो कर नहीं पाए वहां पे। तो इससे ये लगता है कि उनको ये लगा कि अगर हम यहाँ पे इसका कोई इकोनॉमिक लाभ नहीं उठा सकते हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट प्रेशराइजिंग नेतन्याहू। तो उन्होंने वो प्रेशर जो है वो लेट अप कर दिया है और उनको लगता है कि शायद ये वॉर चलते रहे तो लोग अपने आप जो है वहां से टेक्निकली क्लिंज हो जाएंगे, तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो ये सीज फायर, जैसा मैंने कहा, ये तभी हो सकता है जब उस पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, क्योंकि
इंटरनल प्रेशर कोई नहीं है। बार बार मैं ये बात कहता हूं कि एक्सट्रीमली वास्ट मेजोरिटी 80% में 73% इजरायली जो है वो जेनोसाइड को, एथनिक क्लिंजिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इंटरनल वो प्रेशर नहीं आने वाला है, डेमोक्रेटिकली वो प्रेशर नहीं आने वाला है। वो प्रेशर एक्सटर्नली एक्सर्ट किया जा सकता है और इस केस में अमेरिका उसको एक्सर्ट कर सकता था। लेकिन नेतन्याहू के अपने ट्रंप के अपने गोल्स, चूंकि जो इकोनॉमिक मफादात हैं वो जो उनके नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश ये की कि चलो ठीक है, यही देखते करके कि क्या इससे एथनिक क्लिंजिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले हफ्ते ये प्रोग्राम किया था इस बात पे कि भाई वो क्यों नहीं गिव अप कर रहे हैं एथनिक क्लिंजिंग के प्लान। यानी नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो एथनिक क्लिंजिंग के प्लान पे इतने ज्यादा इंट्रेंच्ड हैं, इतने ज्यादा सोल्ड आउट है कि वो उसको गिव इन नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोगों ने वो प्रोग्राम किया था उसी के रात इनफैक्ट ये सीज फायर वायलेशन जो है वो हो गया। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए, हमने ये यूक्रेन और रूस के बीच में भी देखा कि एक मत ट्रंप का है और दूसरा यूरोप का है। कम से कम ऑप्टिक्स की दुनिया में तो है। अब अंदर क्या करते हैं, कौन किसका एकदम बिल्कुल चरणों पे बिछा हुआ है, वो तो अलग ही मसला है। लेकिन यूक्रेन और रूस के केस में हमने देखा अमेरिका के ट्रंप की पोजीशन और फिर यूरोप की, एटलीस्ट फॉर ऑप्टिक्स पोजीशन, की वो द 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे स्वागत हो रहा है और कहीं जा रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि हाँ भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे, ये सारी चीजें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गजा इजराइल और हमास इजराइल टॉक्स और ये सीज फायर, नेतन्याहू, अमेरिका की पोजीशन, इसमें यूरोप क्या भूमिका निभा सकता है ऑप्टिक्स की दुनिया में, और इवेंचुअली अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या वही होगा जो अमेरिका चाहेगा? देखिए यूरोप जो है, जेलेंस्की के केस में यह है कि यूरोप का अपना सिक्योरिटी जो है वो डायरेक्टली थ्रेटेंड है। यानी उनकी अपनी जो सर्वाइवल है वो चूंकि थ्रेटेंड है, तो वहां पे वो हाथ पांव मार सकते हैं। वहां पे वो ये जो जो हम बार बार कहते हैं जो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, ट्रांस अटलांटिक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, उसके अंदर से वो हाथ पांव एटलीस्ट मारने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम हाथ पांव मारते हैं। यहाँ चूंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली थ्रेटन नहीं हो रहा है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी एग्जिस्टेंस डायरेक्टली थ्रेटन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वो फिर से मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो पहला वक्तव्य था, बिल्कुल मतलब जिसको भर्त्सना, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। सब जानते हैं कि किसने सीज फायर वायलेशन किया। इनफैक्ट इंडिविजुअल यूरोपियन कंट्री इंडिविजुअली बोल रहे हैं कि इसराइल ने सीज फायर वायलेशन किया है, बिल्कुल सामने है इसके। मतलब तो अमेरिकन न्यूज़पेपर बोल रहे हैं तो बाकियों की बोलने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो इस तरह से लिखी गई कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि हमास ने वो जो ब्रिज एग्रीमेंट है वो नहीं माना, इसलिए सीज फायर वायलेशन है। तो भाई ब्रिज एग्रीमेंट क्यों मानेगा कोई? आपने जो एक डील साइन किया उस डील को मानना है। अब डील को आप बीच बीच में चेंज करते रहेंगे अपने मन के मुताबिक, तो उसको तो नहीं माना जाएगा, उस डील पे तो साइन नहीं हुआ। बट एनीवे, तो यूरोप का ये है। लेकिन इंडिविजुअली यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कई तरीके से देखें, वो अपने तरीके से वो चाबी टाइट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बहुत चीजें जो है वो पर्दे के पीछे होती है जो हमें समझ में नहीं आती। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर में कई देश ऐसे हैं जिसमें कि जो वो सैनिक जिनकी डुअल सिटीजनशिप है और वो गजा में उन्होंने नरसंहार में पार्टिसिपेट किया और वो वापस यूरोप आ रहे हैं, तो यूरोपियन कोर्ट्स में उनके अगेंस्ट में केसेस है। और बड़ी तादाद में अब जो ये डुअल सिटीजनशिप है, जिन यहूदियों को डुअल सिटीजनशिप है, उन पे ये प्रेशर बन रहा है कि या तो वो भाग के वापस इसराइल चले जाए, वहीं जाके बस जाए, वो यूरोप में नहीं आ सकते, अपनी जो सेकंड सिटीजनशिप है उसको सरेंडर करें, या ये जो कोर्ट प्रोसेस है उसका हिस्सा जो है वो बने और उन पे तमाम तरह के सैंक्शन और चीजें लगती। ये बड़े लेवल पे अभी यूरोप में हो रहा है। यूरोपियंस ये बात खुल के इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वही बैकलैश जो यहूदी लॉबी वहां भी है उसका बैकलैश होगा। लेकिन चीजें उनको भी ये समझ में आ गई है कि ये दिस कैन नॉट गो ऑन। तो ऑप्टिक्स में वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिहाइंड द बैक अब चीजें बहुत तेजी से बदल भी रही है। जैसे मैं अभी इस वीक पढ़ रहा था कि अगर कोई इजरायली न्यूजीलैंड विजिट करना चाहता है तो उसको अब अपने वीजा फॉर्म में अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की पूरी डिटेल देनी होगी कि कहाँ कहाँ किस यूनिट में किस महीने कहाँ से सर्व किया, जिसको न्यूजीलैंड वाले मैच करेंगे कि अच्छा इस दिन इस यूनिट ये यूनिट यहाँ पे थी और अगर यहाँ पे मैसेकर हुआ तो इसका मतलब है इसकी यूनिट उस मैसेकर में मुलविस है, यानी ये आदमी उस मैसेकर में मुलविस है।
तो ओ। अब इसको इनको ये हाँ तो अब ये डिटेल करना पड़ रहा है। ये कई कंट्रीज अब धीरे धीरे कर रही हैं। स्पेन जो है वो जांच कर रहा है कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स मांग रहा है इन इजरायली उसके कि उसमें देखे कि आपने कोई वीडियो तो नहीं लगाया मैसेकर का, या आपने कोई जेनोसाइड का कोई वीडियो, तो कोई एविडेंस तो उसमें नहीं है। तो ये चीजें पीछे पीछे चल रही है। इनफैक्ट इसी हफ्ते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 175 जूरिस्ट और लॉयर्स, आईसीजे के, उन्होंने एक इंटरनेशनल कोलिशन बनाया है जो कि हर कंट्री में कोऑर्डिनेट करेगा कि इजरायली सोल्जर्स, लीडर्स जो भी जिस कंट्री में पहुंचे तो वहां के लोकल कोर्ट में उनके खिलाफ वॉर क्राइम की केसेस जो हैं वो दाखिल की जाएगी, एज पर द डायरेक्शन ऑफ आईसीसी एंड आईसी, जो हम ऑलरेडी हम्म। देख चुके हैं। तो चीजें पीछे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये चीजें, दीज थिंग्स टेक टाइम। इधर यू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके उसके जो नॉर्म्स है उसको आप अंडरमाइन करते करते उसको कोलैप्स कर देते हैं, तो तब चीजें बदलती हैं। या फिर ये होता है कि पीपल आर फोर्स टू फॉलो देयर ओन लॉज, जो इस केस में यूरोप को मजबूरी हो रही है कि उसको अपने लॉ फॉलो करने पड़ रहे हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग माहौल है। अब जहां अल्ट्रा राइट विंग पावर में है तो वो तो इसराइल का सपोर्ट करता है, तो वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन जहां लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट पावर में है या सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट पावर में, जैसे स्पेन में अभी है फिलहाल पावर, हम्म। या बेल्जियम में है, या अगर डेनमार्क में है, तो ये कोशिश करते हैं कि अपने लॉज को जो उन्होंने बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट की जाए। तो चीजें बैकग्राउंड में काफी चीजें चल रही हैं, लेकिन वो सामने इसलिए नजर नहीं आता कि जाहिर है कि वो उतना ग्लैमरस न्यूज नहीं। लेकिन पर ऐसा भी नहीं है। मैं तो इसको एकदम उल्टा समझ रहा था, क्योंकि जो मेरा सवाल था आपसे शाही साहब वो ये था कि आप ऑप्टिक्स में फिलिस्तीन के साथ हो सकता है, खास तौर से जहां पर सरकारें उस तरीके की हैं, जहां फार राइट वाली सरकारें हैं, वहां तो ये एक्सपेक्टेशन रखना ही फिजूल है। लेकिन जहां हैं सरकारें जो कि इस तरीके से ऑप्टिक्स में विश्वास रखती हैं, फर्ज कीजिए अभी की ब्रिटेन की सरकार लेबर सरकार है, और जैसे आपने दो तीन और मुल्क गिनाए, तो ये इवन इन जेलेंस्की केस दिखे तो ऑप्टिक्स में साथ में, लेकिन अल्टीमेटली क्या पोजीशन लेंगे ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि फिर वो यूरोप और अमेरिका और वेस्ट इंटरेस्ट और ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहां पर आप कह रहे हैं कि उल्टा है, वो दिखेंगे तो इसराइल के साथ ऑप्टिक्स में, लेकिन अंदर अंदर उनको अब कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। एक चर्निंग हो रही है। देखिए उसका रीजन ये है कि इसराइल कंप्लीट कैपिचुलेशन डिमांड करता है। जो जूइश लॉबी पैसा देती है नेताओं को, वो इसलिए नहीं देती कि आपके अंदर का ह्यूमन राइट जो है जाग जाएगी। वो पैसा देती है कंप्लीट कैपिचुलेशन के लिए। आप सोच सकते हैं कि बीबीसी पे जांच बैठाई है यहूदी लॉबी के उसमें, यानी प्रेशर में आके, कि वो एंटी इसराइल। अपने जिंदगी में बीबीसी ने एक प्रोग्राम नहीं किया होगा प्रो पैलेस्टीनियन। मतलब इट इज मोर एंटी पैलेस्टीनियन। नो नो मीडिया चैनल इन द वर्ल्ड, फॉक्स न्यूज भी उतना एंटी पैलेस्टीनियन नहीं है जितना बीबीसी। एक जो डॉक्यूमेंट्री चल गई जिसमें कि थोड़ा सा ह्यूमनाइज किया गया, तो डॉक्यूमेंट्री को पुल आउट कर लिया एयर से। हम्म। हम्म। उस बीबीसी पे इसराइल, मतलब यहूदी लॉबी के प्रेशर में ये जांच हुई कि क्या ये बीबीसी एंटी इसराइल, क्योंकि वो कंप्लीट कैपिचुलेशन चाहता है, कंप्लीट कैपिचुलेशन चाहता है। तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि आप ऑप्टिक्स पे खेलते हैं, हम्म। यानी ऑप्टिक्स को आप इस तरह से रखते हैं, लेकिन पीछे इस तरह का कानून भी आप बनाते रहते हैं। यूरोप में जैसा अब उनको ये समझ में आया कि कैसे ये कोई, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये कोई अपने दिल की उससे भलमनसाही से तो नहीं कर रहे हैं यूरोप। ये हम्म। इसलिए कर रहे हैं कि यूरोप ने देखा कि व्हेन पुश केम टू शव, और उन्होंने जब यही कानून नाफिज करने की कोशिश की पुतिन के ऊपर में, तो दुनिया ने ठेंगा दिखा दिया हम्म। कि तुम्हारी हिपोक्रेसी जो है वो हम देख रहे हैं, तुम मुनाफिक हो, ये हम देख रहे हैं कि तुम्हारा इसराइल पे क्या पोजीशन है, तुम्हारा सीरिया पे क्या पोजीशन है, और सडनली तुम चाहते हो कि यूक्रेन वाले पोजीशन पे हम तुम्हारे साथ। देखो भलमनसाहत में नहीं कर रहे हैं, ये इस डर से कर रहे हैं कि एक जो लिबरल ऑर्डर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दैट हम्म। लिबरल ऑर्डर इज कोलैप्सिंग अराउंड देम हम्म। एंड दे आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। हम्म।
तो उनको लग रहा है कि जब तक हम इस चीज को नहीं सुधारेंगे, यानी ये जो हमने ही कानून जो एक ऑर्डर बनाया है उसको हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो हमारे अपने इंटरेस्ट जो है वो सर भलमनसाहत से नहीं कर रहा है। ये चूंकि इनका ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है और उस ऑर्डर को रसिया और चाइना भर रहा है, तो इनको लगता है कि किसी तरह हाथ पांव मार रहे हैं उस एक कोलैप्सिंग ऑर्डर को, एक जिसको कहते हैं ना प्रेप अप करने। बिल्कुल। शाही साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी और एपिसोड्स लेकर के आएंगे जब नेतन्याहू दोबारा कुछ करेंगे तो एक एपिसोड और आ जाएगा। कल हम लोग इनफैक्ट तुर्की में भी हो रहा है, बहुत लोग कह रहे थे कि तुर्की में क्या हो रहा है उस पर करें, तो कल हम लोग तुर्की पे एपिसोड लेके आएंगे आपके लिए, कि डिटेल में समझाएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है इंटरनल। अगेन वो भी अपने तरह के नेतन्याहू ही है, बस मुस्लिम नेतन्याहू है, बस इतना फर्क है उनका। शाही साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।